अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज 16 जुलाई 2024 है। विफाकी हुकूमत ने कल यानी नया हफ्ता शुरू होने पर और ये नया हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उस फैसले के बाद शुरू हो रहा था जिसको शायद हुकूमत इस तरह से आना एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हफ्ता शुरू हुआ तो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ खबरें हमारे सामने आईं। पहली खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने जा रही है हुकूमत। वजह उनकी जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं जो कि हुकूमत समझती है कि हैं वो बताई गई। उसके अलावा एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक एक नोटिफिकेशन, बल्कि नोटिफिकेशन नहीं, एक नोटिस सामने आया। वो नोटिस 12 जुलाई का है। 12 जुलाई वही तारीख है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपना फैसला सुनाया। और तीसरी खबर ये है कि एडहॉक जजेस की तैनाती के साथ ही जो तीसरा हो रहा है काम वो है कि इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ, जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर है कौमी असम्बली के, आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा दायर करने के बारे में सोच रही है हुकूमत। इन तमाम तर मामलात को सामने रखते हुए सबसे जो बड़ी चीज़ इस वक्त डेवलपमेंट आप कह सकते हैं वो ये है कि एडहॉक जजेस क्यों लगाए जा रहे हैं और अचानक से क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ज़रूरत महसूस हुई कि एडहॉक जजेस तैनात किए जाए। जो एडहॉक जजेस हैं वो भी आने से माजरत करते जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं, इतनी क्या नागुज़ीर हालात है कि उनमें एडहॉक जजेस को लाजमी लगाया जाना है? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने के अमल में कितनी सदाकत है? क्या वजह बन रही है पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की? क्या वाकई ही उनकी पाकिस्तान की सलमियत के खिलाफ जाना वजह है, या वजह कुछ और है, कुछ और अनकंट्रोलेबल सरकमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बात की जा रही है? इससे मुतालिक भी बात करेंगे। और तीसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आखिर इतना भारी क्यों पड़ा सिस्टम पर, इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है तो इनको इकट्ठा लेकर चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक और खबर भी है जो आपको आखिर में दूंगी। हुकूमत जिसने कि बड़ी जमहूरियत जमहूरियत खेलते ही आते ही एक कानून साजी की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक है। कुछ खबर ये भी है कि हुकूमत गौर कर रही है उसमें भी रद्दोबदल करने का। वो किस ज़िमन में हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इससे मुतालिक भी बात करते हैं। सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई 2024 को जो जुडिशल कमीशन है यानी जजेस लगाने का आला फोरम, उसके तमाम तर मेंबरान को नोटिस भेजा कि 19 जुलाई यानी अगले जुम्मे को एक मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग के अंदर एडहॉक जजेस के नामों पर गौर होगा। एडहॉक जजेस, चीफ जस्टिस काजी फरीसा को आइन के आर्टिकल 182 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो जितने चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस लगा सकते हैं। और एडहॉक जजेस के लिए जो नाम सामने आए उनसे एक तनकीद का बाजार गर्म हो गया। बहुत से जजेस रिटायर हुए हैं, जाहिर है हाल ही में रिटायर्ड जजेस में से कोई एडहॉक जज लगाना था तो चीफ जस्टिस ने चार नाम तजवीज़ किए। जस्टिस मुशीर आलम का। जस्टिस मुशीर आलम वो जज हैं जो फैजाबाद धरने वाले फैसले में चीफ जस्टिस काजी फरीसा के साथ थे, बेंच की सरबराही कर रहे थे। जस्टिस मुशीर आलम मना कर चुके, वो एडहॉक जज के तौर पर नहीं आना चाहते। उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात, अपना एक फलाही इदारा वो चलाते हैं, उसको वजह बनाया और कहा कि वो उसी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इस वजह से वो कोई ओहदा कबूल नहीं कर सकते। तो जस्टिस मुशीर आलम तो मना कर चुके। दूसरी नॉमिनी है चीफ जस्टिस की, जस्टिस मकबूल बाकिर। जस्टिस मकबूल बाकिर निगरान दौर में सिंध हुकूमत के निगरान वजीर आला के तौर पर काम करते रहे और इस वक्त उनको निगरान गवर्नर बनाने की भी कुछ उड़ती उड़ती खबरें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि इतनी इनमें कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल जस्टिस मकबूल बाकिर भी नहीं आना चाहते सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज के तौर पर। उसके अलावा जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल वो जज हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा करने की तजवीज़ दी थी और ये कहा था कि वो तमाम लोग जो इस गैर आइनी इकदाम के यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक पेश हो जाने यानी तहरीक अदम एतमाद के वक्त पर असम्बली डिसॉल्व करने की वजह बने, यानी इमरान खान, आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन तीनों के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा हुकूमत चाहे तो वो करे। ये उनका एक अक़लियती नोट था। ठीक है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर रूलिंग को भी कलअदम करार दिया था, लेकिन उनकी जाती राय में, जो कि बाकी बेंच की नहीं थी राय, कि जो ये तीनों साहिबान हैं इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए। और इसी वजह से कासिम सूरी का एक इलेक्शन मैटर जो कि 2018 का पेंडिंग है, उसमें चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने उनके तीन रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस काजी फरीसा की सरबराही में, उसने कासिम सूरी के तमाम तर जायदादों की तफसील भी मांग रखी है, क्योंकि उनके खिलाफ चीफ जस्टिस समझते हैं कि वो तो वही शख्स है, एक
इंतखाबी उज़रदारी के केस में कि ये तो वही डिप्टी स्पीकर है ना जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी उस वक्त पे, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए आर्टिकल 6 का। और अब हुकूमत इस मुकदमे के मामले पर बड़ी ही संजीदगी से गौर करने लगी है। तो तीसरा नाम जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का है, वो भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा के करीबी दोस्तों में से समझे जाते हैं। और चौथा नाम है जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, जो कि 10 मार्च 2024 को अभी हाल ही में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुतालिक कुछ खबर ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट आने के लिए रजामंद हैं। और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से मुतालिक अभी ये वाजे नहीं हुआ कि वो आना चाहते हैं एडहॉक जज के तौर पर या नहीं आना चाहते। अगर तो ये चारों ही जजेस रिक्यूज कर जाते, मना कर देते, माजरत कर लेते, तो फिर जुम्मे का इजलास जो कि 19 जुलाई को होना है वो ना होता। लेकिन अभी वो इजलास होगा, उस इजलास के अंदर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नामों पर गौर होगा। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने अपने ही दोस्तों के नाम क्यों तजवीज़ किए, इस चीज के ऊपर सवाल हो रहा है। वो किसी और जज के ऊपर भी कर सकते थे। चले, मेरी तो तजवीज़ है मियां साकिब निसार को ले आते, पेंडेंसी का बहाना बनाया गया है कि पेंडेंसी ठीक है, बिलाशुबा इस वक्त 58,000 से जायद मुकदमात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं और उनको बिल्कुल तय होना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ भी पूरी नहीं थी इतने अरसे से। अभी हाल ही में आपने 3 जजेस लगाए, आप 17 के 17 जज पूरे हैं। अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त की हुकूमत को ये क्यों नहीं कह लेते कि क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट परमानेंट जजेस की जो तादाद है सुप्रीम कोर्ट में वो बढ़ा दे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बात करते रहे हैं कि हमारे मुल्क में पेंडेंसी केसेस की कई मिलियन है और जजेस उसके हिसाब से बहुत कम है। और जाहिर है कि जब केसेस बढ़ते जाएंगे हर गुजरते दिन के साथ, जजेस की तादाद कम है और उसको बाकायदा कानून साजी के तहत नहीं बढ़ाया जाएगा तो केसेस बढ़ेंगे ही। तो यही फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों नहीं किया जा सकता, हुकूमत को क्यों नहीं हिदायत की जा सकती। वैसे तो हर मामले में पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो यहाँ पर एडहॉक जजेस क्यों लगाए जा रहे हैं। और फिर जब एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, आपको कानून के तहत, आइन के आर्टिकल 182 के तहत मुकम्मल ये इख्तियार हासिल है कि आप एडहॉक जजेस लगाएं, तो फिर वही जजेस क्यों जो कि आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आपकी जहनियत है या फिर जो आपका नैरेटिव है उसके साथ चलने वाले हैं या जो आपके दोस्तों में शुमार होते हैं, क्या ये अकरबा परवरी में नहीं आता है या नहीं आता, ये एक अलग बात है। लेकिन ये एक नोशन जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए था। और मैं मियां साकिब निसार का नाम इसलिए ले रही थी माजरत के साथ कि मियां साकिब निसार के बारे में एक बात जो मशहूर है कि जुडिशल एक्टिविज्म तो चलो करते ही करते रहे, लेकिन वो केसेस को बड़ा जल्दी निपटाते थे। वो अपने एक दिन में 25-25, 27-27 केसेस लगा के सुनते थे। तो अगर तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम करने हैं तो उनकी खिदमत भी खैर ली जा सकती थी, लेकिन वो हाल ही में नहीं रिटायर हुए ना, उनके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं। उसके अलावा एक और जो मामला चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला आया उससे चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक स्ट्रेंथ या एक जो जैसे चीफ जस्टिस को हासिल हिमायत होती है मेजॉरिटी की, वो खोई है। क्योंकि ये अहम तरीन मुकदमा था, इसमें मैं बार बार कहती रही कि इसने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी है, पीटीआई हुकूमत नहीं बना लेगी, बल्कि हर जज की एक लेगेसी तय होनी है। तो उन 8 जजेस ने, जिनमें के मुस्तकबिल के कम से कम 4 से 5 चीफ जस्टिस साहिबान मौजूद हैं, जब वो चीफ जस्टिस का साथ नहीं दे रहे हैं इस एक अहम तरीन मामले में, तो उसके लिए भी, उस चीज़ को भी टैकल करने के लिए शायद एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं। तो एक और मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का। बहस ये भी हो रही है कि एडहॉक जजेस क्या कर लेंगे, या जो रिजर्व सीट्स के मामले पर रिव्यू आया है शायद उसमें कोई खिदमत हासिल की जाए। तो रिव्यू के मामले पे एक चीज़ क्लियर है कि क्योंकि आर्टिकल 185 के तहत वो केस तय हुआ, यानी अपील के जुमरे में, तो अपील तो आ नहीं सकती, रिव्यू आना है। रिव्यू आने की सूरत में वही 13 जजेस अवेलेबिलिटी के तहत बैठ के सुनेंगे। 13 से उनकी जो तादाद है वो बढ़ाई नहीं जा सकती। अगर कोई जज अवेलेबल नहीं है, मिसाल के तौर पर जैसे अभी मुस्लिम लीग नून ने तो दायर कर दी है नजरसानी, तफसीली वजूहात आएंगी, तफसीली वजूहात के बाद नजरसानी दरख्वास्त पे दोबारा बेंच बैठेगा, अगस्त सितंबर में ही लगता है कि बेंच बैठेगा। तो फिर जब वो बेंच होगा तो वो यही बेंच होगा, वो कोई नया बेंच नहीं बन जाना। नया बेंच बन ही नहीं सकता रिव्यू के अंदर। हाँ, अगर जजेस रिटायर हो गए हैं, जजेस मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है, तो फिर मजीद जजेस शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन उन जजेस की तादाद, या फुल कोर्ट का मतलब ये नहीं है, बहुत से लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि रूल्स के तहत शायद फुल कोर्ट का मतलब है कि अब 17 के 17 जजेस या एडहॉक भी आ गए तो 19 या 22 जजेस बैठकर केस सुनेंगे। नहीं, 13 ही जजेस बैठकर सुनेंगे। उनकी अवेलेबिलिटी के तहत कुछ बेंच में रद्दुबदल हो सकता है, अदरवाइज अगर सारे जजेस मौजूद हैं तो वही जजेस बैठकर ये केस सुनेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात हो रही है। पाबंदी की वजह गुज़िश्ता रोज़ अता तारड़, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात है,
वो ये बताते हैं कि पीटीआई ने कुछ ऐसी मुल्की सालमियत के खिलाफ हरकतें की हैं कि उनके ऊपर पाबंदी लग सकती है। हुकूमत ने फैसला किया है कि उन पर पाबंदी लगाई जाए और उसके अलावा इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा भी चलाया जाए। आर्टिकल 17(2) जिसके तहत सियासी जमातें आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातें बनती हैं और उसी के अंदर आर्टिकल 17(2) के तहत ही पाबंदी का भी जिक्र है। और पाबंदी की शर्त जो कि आर्टिकल 17(2) है उसमें ये कही गई है कि अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ हो, तो वफाकी हुकूमत ये डिक्लेरेशन देती है कि ये जमात मुल्क के खिलाफ जारी है और उस जमात के मुल्क के खिलाफ जाने की बिना पर जो डिक्लेरेशन दी जाती है, उस डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत रेफरेंस दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में और फिर बाकायदा पाबंदी आयद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बनाकर करना है। अब ये रेफरेंस कमीशन के जरिए भी हो सकता है क्योंकि आइन की जो दीगर शिक्के हैं यानी आइन के आर्टिकल 213 के अंदर भी इसकी है तफसीलात, आइन के आर्टिकल 212 के अंदर भी है कि अगर आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगानी है तो सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का तरीकेकार ये है कि या तो इलेक्शन कमीशन कहे कि वो फॉरेन फंडेड है, पीटीआई का फॉरेन फंडिंग का केस भी है, इस बात को मत भूलिए। उसके अलावा या फिर वफाकी हुकूमत डिक्लेयर करती है कि वो मुल्क के खिलाफ गए हैं, जैसे कि अता तारड़ कह रहे थे कि साइफर का मामला है, जो आर्टिकल 6 वाला मामला है वो भी है और उसके अलावा जो 9 और 10 मई के वाकयात है उनसे भी पीटीआई मुल्क के खिलाफ जाती नजर आती है। एक तो आपको 1.5 साल के बाद जाके ये बातें याद आती हैं कि अब करनी है और उसके अलावा जो टाइमिंग है इस पूरी सिचुएशन की वो बहुत ज़्यादा अहम है। ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत किसी बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत ये उम्मीद नहीं करी थी कि मखसूस नशिस्तों के मामले में वो 2/3 अक्सरियत नहीं हासिल कर पाएंगे, वो तमाम तर अमेंडमेंट्स जो कि टेबल पर पड़ी थी वो उनको नहीं होती नजर आएंगी, तो अब फिर ये सब कुछ किया जा रहा है। और कुछ खबर ये भी है कि कमीशन को साफ वाजे अहकामात हैं कि आपने मखसूस नशिस्तों के मामले पर फिलहाल कुछ अमल नहीं करना जब तक कि अभी सिचुएशन को कंट्रोल ना किया जाए। तो मेरी बहुत ही नाकिस राय के अंदर पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी की बात की जा रही है वो पाबंदी इसलिए भी शायद लगाने की बात हो रही है कि उनके जो मेंबरान हैं, जब पाबंदी लग जाती है किसी जमात के ऊपर तो आर्टिकल 213 के तहत उनके तमाम तर जो मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को एक नोटिफिकेशन करता है और वो सब मेंबरान नाअहल हो जाते हैं। यानी वो जमात जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सियासी जमात थी और है, तो उनके मेंबरान को डिसमेंटल करने के लिए या उनको साइड पे करने के लिए ये पूरी सिचुएशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमत की जानिब से ये कहना इस वक्त पे कि हम आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात किए जा रहे हैं, इस सब की टाइमिंग ऐसी है कि ये टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड और बहस के काबिल बन गए हैं। अब इसमें मुझे जो मेरी नाकिस राय है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को ये उनके मेंबर्स को कोशिश की जा रही है कि वो पीटीआई में शामिल ना हो, क्योंकि पीटीआई से प्रॉब्लम है, पीटीआई को डिसमेंटल करने के लिए पिछले 1 साल से कोशिश की गई, अपनी ही क्रिएशन है मुक्तदिर हलकों की और फिर अपनी ही क्रिएशन को इस तरीके से मस्मार करने की कोशिश की जा रही है। तो उनको साइड पे करने के लिए, उनके मेंबरान को प्रेशराइज करने के लिए कि अगर आप पीटीआई ज्वाइन करते हैं तो फिर पीटीआई ज्वाइन करने की सूरत में अगर कल को पार्टी पर पाबंदी आयद हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक कर दी, तो फिर उसके बाद आप जो ये तमाम तर मेंबरान हैं आप नाअहल हो जाएंगे, आप असेंबलियों के मेंबर नहीं रहेंगे। ये हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा वफाकी हुकूमत बहुत सी वजूहात तो बना रही है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद एडहॉक जजेस की तैनाती इस वक्त इसलिए की जा रही है कि जो पीटीआई के मुखालिफ मुकदमे हैं उनमें हेल्प हो सके। नंबर 1 ये है कि मखसूस नशिस्तों के मामले में ये एडहॉक जज किसी भी सूरत मददगार साबित नहीं हो सकते। दूसरा ये कि आर्टिकल 6 के मुकदमात के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल खसूसी बेंच बनना है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस मददगार नहीं साबित हो सकते। तीसरा जो मामला है जिसमें कि वाकई ही में ये एडहॉक जजेस मददगार साबित हो सकते हैं, वो पीटीआई के अगर तो वाकई ही जमात के ऊपर पाबंदी आयद करने का कोई मामला है, तो पाबंदी आयद करने के लिए पीटीआई के ऊपर जो रेफरेंस आना है उसमें ये एडहॉक जजेस की खिदमात ली जा सकती हैं और ये एडहॉक जजेस बिल्कुल उस बेंच का हिस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक एडहॉक जज के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही तमाम तर इख्तियारात होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जज ही कंसिडर होता है, तो वहां पर ये जो जज हैं ये इस्तेमाल हो सकते हैं। और फिर एक खबर ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस की पावर्स को डिसॉल्व किया गया कि वो बेंच बनाने के लिए सुमोटो लेने के लिए चीफ जस्टिस को कंसल्टेशन करनी है, तो कुछ वफाकी हुकूमत इस अमर पर भी गौर कर रही है। अभी इट्स नॉट कंक्रीट, बिल्कुल ही
अभी कंफर्मेशन के स्टेज पर ये खबर नहीं गई है, ना ही कोई पेपर वर्क इस पे हुआ है, लेकिन वफाकी हुकूमत एक और ये भी कर रही है कि चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं खुद नोटिस लेने की, उनको रिटेन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्योंकि सिंपल लेजिस्लेशन है, उसके लिए वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत तो दरकार नहीं है। एक सादा कानून साजी से बना हुआ एक्ट है, तो उसमें शायद ये रद्दोबदल भी किया जा सकता है अगर माहौल मजीद साजगार नहीं हुआ। तो लगता यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा और मौजूदा हुकूमत मखसूस नशस्तों के मामले के बाद एक्टिव हैं, एक दफ़ा फिर से एक साथ। और चीफ जस्टिस का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ इंतहाई माजरत के साथ और इंतहाई अदब के साथ कि अभी तक मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई भी ऐसा इकदाम उनकी जानिब से नजर नहीं आया जिसमें हुकूमत को राह रास्त पर लाने की कोशिश की गई हो, या हुकूमत को कहा गया हो कि आप अपनी किसी पॉलिसी पर गौर कर लीजिए, अपना सारे का सारा फोकस जो है वो एक जमात पर मत रखिए बल्कि कारकर्दगी पर भी रखिए। तो ऐसे कोई हालात हमें अभी तक नजर नहीं आए। तो लगता यही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये आपस में इंटरलिंक्ड है, एक प्लान बी के तौर पर हो रहा है, क्योंकि वो सारे जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये अहम तरीन फैसला दिया वो मैनेज नहीं हो सके। उन्होंने वो फैसला दे दिया जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो अब फैसला आ जाने की सूरत में, जो कि मनमाना नहीं है हुकूमत का और ताकतवर जो हल्के हैं उनका, तो दूसरी सूरत में यही सब कुछ हो सकता है। पीटीआई पर पाबंदी आयद की जा सकती है, उनके मेंबरान को ये कहा जा सकता है कि मखसूस नशिस्तों के लिए डिक्लेरेशन जमा कराओगे तो दूसरी सूरत में नाअहल हो जाओगे। और हुकूमत यही कर रही है। अब दुआ ये करनी चाहिए कि अगर हुकूमत चाहती है कि वो किसी भी तरह किसी जमहूरियत की अगर वाकई में अलमबरदार है, तो फिर जो नेगोशिएशंस है या फिर एक तरह से बातचीत के लिए दोनों तरफ से रिलैक्सेशन की जाए, पीटीआई की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी, और मुल्क को आगे चलाया जाए। बसूरत दीगर एमरजेंसी का नफाज किसी भी सूरत हो सकता है, क्योंकि मुल्क के हालात को हमेशा उस नहज पर ले जाकर ख़राब किया जाता है जहाँ पर एमरजेंसी या मार्शल लॉ जस्टिफाइड लगे। तो इस वक्त भी अगर इसी तरह से डेडलॉक बरकरार रहा सारी तरफ से, तो मुल्क एक और सिमत में चल सकता है जो कि किसी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, पाकिस्तान के लिए नहीं है। हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि ये मुल्क चले। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।